तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही बाबा एक ऐसे पेट्रोल पंप का अनाउंसमेंट करेंगे जिस पेट्रोल पंप पे 35 रुपए आपको लीटर पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए लीटर डीजल मिलेगा। और बाबा सरकार करे ना करे, बाबा एक ऐसा आउटलेट खोलेंगे, एक ऐसा शॉप पूरे इंडिया में खोलेंगे जिसके अंदर में हर सामान आपको टैक्स फ्री मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। बाबा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक उम्मीद सी जग जाती है मेरे अंदर कि बाबा शायद इस बार 35 रुपए वाला पेट्रोल पंप खोलने की घोषणा करने आए हैं। मुझे लगता है कि बाबा 30 रुपए लीटर जिसमें डीजल मिलेगा उस तरह का पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं। लेकिन बाबा जब कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बाबा ने कहा कि उन्होंने कोरोना की एक दवा बनाई है कोरोनिल नाम की। मैं फिर बहुत ही नाउम्मीद हुआ क्योंकि मेरी उम्मीद थी कि शायद बाबा 35 रुपए लीटर जिस पे पेट्रोल मिलेगा वो उस तरह का पेट्रोल पंप की घोषणा करने आए हैं। लेकिन बाबा नहीं आए। बाबा में मेरी बहुत आस्था है क्योंकि बाबा ने जिस तरह से 2014 के इलेक्शन से पहले कहा था कि 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल डीजल हम लोगों को मिलेगा, मैं हर बार उम्मीद करता हूं कि बाबा ने जो घोषणा करी थी और बाबा ने जो लोगों को कहा था वो जरूर इस बार बाबा पूरा करेंगे। 6 साल होने को आ गए। बाबा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद 35 रुपए लीटर वाला पेट्रोल पंप खोलने की घोषणा करने आए हैं। वहीं पे बाबा ने दावा किया कि मैंने कोरोना की दवाई बना ली है, पतंजलि ने कोरोना की दवाई बना ली है और गोदी मीडिया कैमरा लेके पहुंच गया। हाँ जी बोलिए। बाद में पता चला, न्यूज सुबह पढ़ रहा था कि आयुष मंत्रालय ने उस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि उनको डिटेल नहीं दिया गया, उसकी बहुत सारी चीजें जो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है बाबा ने नहीं दिया। तो फिर गोदी मीडिया कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि बाबा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर गोदी मीडिया नहीं पहुंचे आप समझ सकते हैं कि फिर उनको ऐड कौन देगा। लेकिन गोदी मीडिया की बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि गोदी मीडिया क्यों इसको कहा जाता है। आज मैं आपको गोदी मीडिया की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि गोदी मीडिया आखिर इनको क्यों कहा जाता है। मैं सिर्फ यह कहानी बता रहा हूं, इसको किसी चीज से रिलेट मत कीजिएगा। एक राजा था, राजा निहायत ही बेवकूफ राजा था और वो जब भी बोलता था तो बेइज्जती ही कराता था अपनी। अब राजा को धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो जो बातें करता है निहायत ही बेवकूफ वाली बातें करता है। तो राजा ने सोचा कि लोग सवाल पूछते हैं, लोग सवाल खड़ा करते हैं, अपने ही प्रजा जो है वो सवाल पूछती है। तो राजा ने पहले 1-2 साल तो उसको इग्नोर किया, जाने दिया। बाद में राजा को लगा कि नहीं, फिर राजा ने अपने जनता पे कमान कस लिया, तरह तरह से जनता को डराना ताकि जनता उस राजा से सवाल ना करे। और जब भी जनता कोई भी सवाल करने की जरूरत करती थी तो राजा के पास कानून थे, सैनिक थे, पावर थे, वो कभी उस पर लगान लगा दे, कभी उसकी जुबान बंद करने के लिए नए नए तरह के फंडे अपना दे। लेकिन राजा जो बोलता था उसके राज्य की जनता तो झेल जाती थी, चुप रह जाती थी डर के मारे। लेकिन अन्य देश के जो राजा हुआ करते थे वो उसकी हंसी उड़ाते थे। तो राजा ने एक ऐलान किया कि मुझे 2-4 लोग ऐसे चाहिए जो किसी तरह से मैं जो बयान देता हूं उसको रफू किया करे, यानी कि मैं जो अगर बेवकूफी वाला कोई बयान दूं तो उसको सही साबित करने के पीछे 2-4 लोग लग जाए। इस तरह की उसने नौकरी की वैकेंसी निकाल दी। अब राज्य भर में उसने मंत्रियों को बोल दिया कि ऐसे ऐसे लोगों की तलाश करके लाओ। इंटरव्यू हुआ, उसमें से 2-3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। एक वाकया बताता हूं। राजा साहब बाहर के देश के राजाओं का महासभा चल रहा था। राजा साहब वहां जाके अपनी बात भी लंबी लंबी छोड़ने लगे। तो राजा साहब शिकार की बात चल रही थी उस सभा में। तो राजा साहब ने अपने आप को बड़ा शिकारी बताने के लिए एक लंबी सी बातें छोड़ दी। राजा साहब ने कहा कि एक बार मैं शिकार कर रहा था और हिरन आगे आगे भाग रहा था और मैं हिरन के पीछे तीर धनुष लेके उसके पीछे पीछे घोड़े पे सवार दौड़ रहा था। राजा ने कहा कि मैंने तीर चलाई और वो तीर हिरन के खुर समझते हैं जिसपे हिरन दौड़ता है, हिरन के पैर का नीचे का पोर्शन, खुर को छेदते हुए उसके कानों को छेद के निकल गया। अब राजा बोल तो गया, लेकिन राजा की इस बेवकूफी भरी बातों को सुन के उस सभा के हर राजा हंसने लगे। फिर राजा ने उनके जो गोदी मीडिया टाइप के बंदे रखे थे 4, उसको बोला कि अब तुम इसको सच साबित करो और सच साबित नहीं करोगे तो भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारे सर कलम करा दूंगा। अब वो 2-4 लोग रखे थे राजा ने अपने, जिसका काम ही था राजा की बातों को रफू करना, उसकी बेवकूफी भरी बातों को रफू करना। तो कहा कि नहीं, उसने कहा कि साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। साहब जब तीर चला रहे थे तो वो हिरन अपने पैर से रुक के कानों को खुजला रहा था और राजा ने उसी वक्त तीर चलाया था कि ताकि
जिसकी वजह से वो तीर उसके खुड़ को छेदती हुई कान को भी छेदती हुई निकल गई। तो इस तरह से राजा की बेवकूफी भरी बातों को सही साबित करना, सही करना उन लोगों का काम था उस वक्त जिस राजा की मैं कहानी सुना रहा हूं। तो यही हाल आज की डेट में गोदी मीडिया का है, जो सिर्फ रफू करने का काम करती है। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए और 9 बजे रात का आप अगर बहस देखेंगे तो उसमें आपको एक फर्क नजर आएगा। पहले गोदी मीडिया सवाल करती थी, आज आप प्राइम टाइम जो 9 बजे ये करते हैं उसमें देखेंगे एंकर, चवन्नी छाप एंकर बीच में बैठ जाएंगे और आजकल फिर से विपक्ष उनके चैनल पे जाना शुरू किया है। और जब वो सवाल करते हैं कुछ भी तो विपक्ष वाला भी सवाल करेगा और एक पक्ष वाला भी बैठा होगा, गोदी मीडिया का एंकर बीच में रेफरी बना होगा। वो सवाल करेगा नहीं, वो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करेगा, वो इशारा करेगा, हाँ जी आप जवाब दीजिए, हाँ जी आप जवाब दीजिए, हाँ जी आप जवाब दीजिए, हाँ जी आप जवाब दीजिए। और अगर विपक्ष का नेता अगर कुछ ज्यादा बोल रहा है तो उसको रोकने की भी कोशिश करेगा, उसकी बातों को काटने की भी कोशिश करेगा। यही काम रह गया है गोदी मीडिया का आज की डेट में। तो बाबा का दावा जो कोरोना की दवाई बनाने की थी, जिसपे आयुष मंत्रालय ने सवाल खड़ा कर दिया है, उन्होंने बहुत सारी डिटेल मांगा है, लेकिन सवाल यहां यह बनता है कि जब सारी चीजें क्लियर नहीं थी और देश में इतनी बड़ी तौर पे ये बीमारी फैली हुई है, उस वक्त कोई झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस दवाई का अनाउंस करना कितना सही था? तो इसको फेक न्यूज की कैटेगरी में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, एक सवाल बनता है। क्योंकि कोई भी आदमी चाहे दावा कर दे कि मैंने दवाई बना दिया, जब तक सरकार की तरफ से पूरी उस पर कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक ये अनाउंसमेंट करना कितना सही था। और उस अनाउंसमेंट करने के लिए गोदी मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना यह कितना सही था, जिस गोदी मीडिया का फर्ज बनता था कि वो सवाल करे कि इस दवा की को जब लॉन्च किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोपेगेट किया जाता है, लोगों को एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है अभी, तो उस दवा की पूरी तहकीकात की गई या नहीं की गई। लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि सवाल पूछेगी तो ऐड नहीं देंगे बाबा। और बाबा अगर बुलाएं और गोदी मीडिया अगर ना जाए तो फिर गोदी मीडिया के ऊपर भी तो तिलांजलि पड़ जाएगी, फिर धंधा कैसे चलेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर गोदी मीडिया ने इन सवालों को क्यों नहीं उठाया। तो बाबा की बातों में उतनी ही सच्चाई है जैसे बाबा ने कहा था कि पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर मिलेगा, डीजल 30 रुपए लीटर हो जाएगा, काले धन वापिस आ जाएंगे और काले धन वापिस आने के बाद देश की जनता को 50 साल तक किसी टैक्स, कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही बाबा एक ऐसे पेट्रोल पंप का अनाउंसमेंट करेंगे जिस पेट्रोल पंप पे 35 रुपए आपको लीटर पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए लीटर डीजल मिलेगा। और बाबा सरकार करे ना करे, बाबा एक ऐसा आउटलेट खोलेंगे, एक ऐसा शॉप पूरे इंडिया में खोलेंगे जिसके अंदर में हर सामान आपको टैक्स फ्री मिलेगा। क्योंकि बाबा ने कहा था कि 50 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, काला धन वापिस आ गया तो। और काला धन जब नोटबंदी हो गया तो काला धन तो सारे वापिस आ ही चुके हैं। तो बाबा जल्दी ही आप लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे। और आखिर में बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया मेरे मैसेज में लिखा कि साहब ने कहा था कि ना मेरे सीमा में कोई घुसा है ना घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पे क्या आपका कहना है? मैं सिर्फ इसमें एक ही बात कहता हूं कि साहब की बात में बिल्कुल 100% सच्चाई है। और यह सच्चाई उतनी ही है जितना साहब ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में चले जाएंगे, देश की जीडीपी 10% हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के भाव 30 से 34 रुपए मिलेगा। ये उसमें उतनी ही सच्चाई है जो सच्चाई साहब की उस बात में है। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।